व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 10वीं हिंदी विषय का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर। तो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला जो है सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें पहला सुर के आराध्य हैं। तो सुर के आराध्य कौन है? श्री राम, श्री कृष्ण, नानक या शिव? तो इसका उत्तर आएगा श्री कृष्ण। सुर के आराध्य हैं श्री कृष्ण। अगला है छायावाद के प्रतिनिधि कवि हैं जयशंकर प्रसाद, सूरदास, ऋतुराज या धर्मवीर भारती? तो इसका उत्तर आएगा जयशंकर प्रसाद। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले कारक को कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा काव्य की शोभा बढ़ाने वाले कारक अलंकार। लोकप्रिय महाकाव्य का नाम है कामायनी, पद्मावत, रामचरितमानस या साकेत? तो इनमें सबसे लोकप्रिय रामचरितमानस है, तो यहाँ रामचरितमानस आएगा। आग बबूला होना का अर्थ है, आग बबूला होना का अर्थ है क्रोध करना। भोलानाथ का असल में नाम था? तो भोलानाथ का असल में नाम था तारकेश्वर नाथ, तारकेश्वर नाथ। इसके बाद है रिक्त स्थान भरिए। सुर की भक्ति भाव की है, साख्य भाव की या दास भाव की? तो यहाँ पे आएगा साख्य भाव की। वीर रस का स्थायी भाव है, वीर रस का स्थायी भाव होगा उत्साह। एक अंक वाली रचना कहलाती है? तो एक अंक वाली रचना कहलाती एकांकी। मनोहर का संधि विच्छेद है? तो मनोहर का संधि विच्छेद होगा मनः धन, ठीक है, मनः धन हर। समास के भेद है? तो समास के भेद होते हैं 6। इसके बाद ये मंजिल से कहीं ज्यादा होता है मंजिल तक का सफर? तो यहाँ आएगा आकर्षक। इसके बाद अगला प्रश्न है सही जोड़ी बनाइए। सुर के पद कामायनी, काव्य की आत्मा, नेताजी का चश्मा, दांत खट्टे करना, उपन्यास का अंश। यहाँ खंड ब है रस, सूरदास, परास्त करना, जयशंकर प्रसाद, माता का आंचल और स्वयं प्रकाश। तो जोड़ी बनेगी सुर के पद सूरदास, कामायनी जयशंकर प्रसाद, नेताजी का चश्मा स्वयं प्रकाश, दांत खट्टे करना परास्त करना, उपन्यास का अंश और उपन्यास का अंश माता का आंचल। इसके बाद एक वाक्य में उत्तर दीजिए। चौपाई छंद में कितनी मात्राएं होती? तो इसका उत्तर होगा 16 मात्राएं होती, 16 मात्रा होती है। उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है? तो उपन्यास सम्राट प्रेमचंद को कहा जाता है। कलम का जादूगर किसे कहा जाता है? तो कलम का जादूगर रामवृक्ष बेनीपुरी को कहा जाता है। इसके बाद प्रतिदिन में कौन सा समास है? तो प्रतिदिन में है अव्ययी भाव समास। संचारी भाव की संख्या कितनी होती? तो संचारी भाव की संख्या 33 होती, ठीक है, 33 होती है। विपदा के समय भोलानाथ किसकी शरण में जाता? तो विपदा के समय वह माता के आंचल में जाता है। अगला है सत्य असत्य। नाटक में एक अंक होता तो यह असत्य है, ठीक है, यह असत्य कथन है। उपकार मानने वाला कृतज्ञ कहलाता है तो यह सत्य है। कभी कभी बाबूजी हमसे कुश्ती भी लड़ते हैं, सत्य है। 7 सिस्टर्स वाटरफॉल असम में है तो यह कथन असत्य है। परशुराम भगवान शिव के परम भक्त है तो यह कथन सत्य है। अच्छे लोग परहित के लिए दौड़े चले आते हैं तो यह कथन भी सत्य है। इसके बाद हम 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन देखेंगे। इन प्रश्नों के उत्तर चैनल की प्लेलिस्ट में है हिंदी में, तो आप आसानी से देख सकते हो। भक्ति काल की 2 विशेषताएं लिखिए अथवा छायावाद के 2 कवियों के नाम है, प्रत्येक की एक रचना का नाम लिखिए। महाकवि सूरदास का साहित्य में स्थान लिखिए अथवा जयशंकर प्रसाद के काव्य का भाव पक्ष स्पष्ट कीजिए। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए अथवा कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है। अगला है परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए अथवा अवधी भाषा आज किन किन क्षेत्रों में बोली जाती है। महाकाव्य में खंड काव्य में अंतर लिखिए अथवा रसों के अंगों के नाम लिखिए। बहुत आसान है। रस के जो 4 अंग होते हैं स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। अगला है अलंकार किसे कहते हैं? तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। इसके बाद है निबंध किसे कहते हैं अथवा आत्मकथा और जीवनी में 2 अंतर। मनु भंडारी की भाषा शैली एवं 2 रचनाओं के नाम लिखिए अथवा भगत की पुत्रवधू ने अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। इसके बाद है सुशील वाद्यों से क्या अभिप्राय है।
पान वाले का एक रेखाचित्र प्रस्तुत कीजिए। बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा गया है, अथवा लखनवी अंदाज कहानी को आप और क्या नाम दे सकते हैं, लिखिए। वाक्य किसे कहते हैं, लिखिए, अथवा समास को परिभाषित करते हुए समास के भेद लिखिए। बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं, अथवा गैंगटोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया है। इसके बाद अगला प्रश्न है, संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखिए। विकल विकल उन्मन थे उन्मन विश्व के निदाग के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से किर शीतल कर दो, बादल गरजो। तो यह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या लिखिए। तो यहाँ पर दे रखा है, पितृ गाथा में इसलिए नहीं गा रही कि मुझे उनका गौरव गान करना है, बल्कि मैं तो यह देखना चाहती हूँ कि उनके व्यक्तित्व की कौन सी खूबी और खामियां मेरे व्यक्तित्व के ताने बाने में गुथी हुई है, या कि अनजान अनचाही की उनके व्यवहार ने मेरे भीतर किन ग्रंथियों को जन्म दिया है। तो यह मन्नू भंडारी की एक कहानी, यह भी आत्मकथ्य से लिया गया है यह गद्यांश। इसके अथवा में है, बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का, ठीक है, यहाँ पे कौम आएगा, उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी जवानी जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है, दुखी हो गए। तो यह जो गद्यांश है यह नेताजी का चश्मा पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक है स्वयं प्रकाश। इसके बाद है, प्राचार्य और छात्रों के मध्य प्रवेश को लेकर बातचीत का संवाद लिखिए, अथवा अपने किसी पसंदीदा विषय पर विज्ञापन बनाइए। इसके बाद है प्रश्न अगला जो है वह अपठित काव्यांश और गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर हम गद्यांश को पढ़कर इसके उत्तर करेंगे। वैदिक काल से ही हिमालय पहाड़ को बहुत पवित्र माना जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि हिमालय के पहाड़ों का दृश्य अति सुंदर है। इसकी विशालता देखकर मन आनंद और कृतज्ञ हो जाता है। ऐसा लगता है कि यह विशाल सृष्टि ईश्वर की देन है। सृष्टि के प्रति संभाव जागृत होता है। वस्तुतः यह सृष्टि कोरी कल्पना या आध्यात्मिक नहीं है। भारतवर्ष में जलवायु का सामंजस्य हिमालय बैठाता है। उत्तरी भाग को पानी देने वाला है। यहाँ बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री जैसे पवित्र तीर्थ तथा जीवनदायिनी पवित्र नदियां है। तो यह गद्यांश दे रखा और उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। तो इसका शीर्षक हमें लिखना है, तो इसका शीर्षक होगा हिमालय, ठीक है, हिमालय ही इस पूरे का शीर्षक है। किस काल से हिमालय को पवित्र माना जाता है, तो इसका उत्तर पहली लाइन में ही है। वैदिक काल से ही हिमालय पहाड़ को बहुत पवित्र माना जाता है। अगला प्रश्न है, उपयुक्त गद्यांश का सारांश लिखे। तो सारांश हम यहीं से और इसका छोटे रूप में लिख देंगे, जैसे वैदिक काल से ही हिमालय को पवित्र माना जाता है, यह बहुत ही विशाल है और ऐसा लगता है कि ईश्वर की देन है और यह सारी सृष्टि के प्रति संभाव जागृत करता है। भारत में जलवायु का सामंजस्य भी हिमालय ही बैठाता है और उत्तरी भाग को पानी देने वाला है और यहाँ पर तीर्थ स्थल जैसे बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री और कई नदियां भी इस से निकलती है। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं यहाँ पर इसको शॉर्ट रूप में। इसके बाद अगला प्रश्न है, परीक्षा काल में ध्वनि विस्तारक यंत्र पर प्रतिबंध लगाने हेतु जिला शिक्षा अधिकारी को आवेदन पत्र लिखिए, अथवा अपने वृद्ध दादा दादी के स्वास्थ्य की जानकारी लेने के लिए अपने पिताजी को पत्र लिखिए। इसके बाद अगला प्रश्न है, किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित सारगर्भित निबंध लिखिए। तो यहाँ पर जो विषय दे रखी है आपको तैयार कर लेना चाहिए। विद्यार्थी जीवन में नैतिक मूल्यों का महत्व, पर्यावरण प्रदूषण, स्वच्छ भारत अभियान, साहित्य एवं समाज और जल ही जीवन है। इसके साथ यदि निबंध आपको और देखना तो उसकी लिंक नीचे दे रखी है, आप वहां से आसानी से निबंध लिख भी सकते हो और याद भी कर सकते हो। बहुत ही शॉर्ट में वहां दे रखे, जिससे कि आपको 4 नंबर के निबंध की तैयारी पूरी हो जाएगी। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।